जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सीटेट दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक हमने लगभग 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो 13 जनवरी की शिफ्ट में आया था। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें प्रीवियस ईयर का काफ़ी रोल रहेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट से में जाकर लाइन बाय लाइन जितने भी वीडियो पढ़े हैं सभी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्थित है, या उत्तराखंड में स्थित है, या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या झारखंड में स्थित है? तो देखिए, बात करते हैं नेहरू इंटरनेशनल ऑफ मॉनिटरिंग की। इसकी स्थापना जो थी वो 14 नवंबर 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी? क्योंकि वो पर्वतों के शौकीन बहुत थे, तो उनके सम्मान के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है, यानी जो भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो मादक द्रव्य के बारे में आप लोग जानते ही हैं, भांग वगैरह ये सब किस में आता है? मादक द्रव्य में। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए एलएसडी की बात करें तो ये भी मादक द्रव्य में आता है। उसके बाद हशीश यानी भांग की बात करें तो ये भी मादक द्रव्य में आता है। कैनाबिस की बात करें तो ये भी मादक द्रव्य में आता है, लेकिन जो पेनिसिलिन होता है ये मादक द्रव्य में नहीं आता है। तो पेनिसिलिन की बात करें कि पेनिसिलिन होता क्या है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का उदाहरण है। इसका उत्पादन नीले रंग की फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है और इसका जो उपयोग है वो जीवाणुजन्य यानी संक्रमण रोगों के उपचार के रोकथाम के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना था कौन भ्रांतिजनक मादक पदार्थ का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है? पेनिसिलिन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि पर्यावरण संरक्षण जो जल संरक्षण से रिलेटेड है और भारत के जल पुरुष के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, जो राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1959 को। क्योंकि इन्होंने राजस्थान में अब तक करीब 7000 तालाबों का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया, जिससे राजस्थान में 1000 गांव पानी के मामले में खुशहाल हो उठे। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? भारत का जल पुरुष। किसको? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखाता है वह है? क्या वह देवबंद है, मेहराब है, मुकरना है, या खत्मबंद है? तो देखिए, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखट आरा पहेली के जैसे दिखता है उसे हम खत्मबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्मबंद कहते हैं। ये जो है ये देवदार और अखरोट की लकड़ी का उपयोग करके हाथ से बनाई गई क्या होती है? एक प्रकार की सुंदर आकृतियां होती हैं जिनका उपयोग छतों या दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खत्मबंद, यानी हाउस बोट या चौखटी पर
चौखटी आरा पहली के जैसे दिखता है वह क्या होता है, वह खत्म बंद होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। कहा गया है 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की जो दूरी है वो 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, हमको बताया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 13.7 सेंटीमीटर। तो 110 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.7 से। किससे कर देंगे, 13.7 से। तो करिए 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 3 जा 33, और 33 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40, 0 कैरी 4, 11 1 जा 11, और 11 और 4 15। ठीक है, और ये दशमलव से 0 हट जाएगा, यानी 7507। फिर से एक बार चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, कैरी 7, 11 3 जा 33, और 7 40, कैरी 4, और 11 1 जा 11, और 4 11 1 जा 11, और 4 15, 1507। लेकिन आंसर देखिए ये हमने किस में निकाला है, मीटर में। आप लोग आंसर पे नज़र डालिए, आंसर सभी किस में है, किलोमीटर में है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो मीटर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर की जगह पर यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर की जगह पर यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो लास्ट से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा, 1.507 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी वातावरण में पिरामिड में तीसरे पोषण स्तर की बात करें, तो देखिए अगर हम तीसरे पोषण स्तर की बात करें वातावरण के पिरामिड में, तो एक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मान लो ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी के लिए का यूज़ कौन कर रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी का यूज़ कौन कर रहा है, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे को कौन खा रहा है, जो शाकाहारी है वो कौन किसको खा रहा है, वो पेड़ पौधों को खा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें थर्ड नंबर पे कौन है, मांसाहारी। मांसाहारी किसको खा रहे हैं, शाकाहारी को खा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे हम ले ले घास, घास कौन खाता है, तो बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, मान लो बाघ खाता है। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, जो मांसाहारी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट, यानी मांसाहारी ये तीसरे पोषण स्तर पर आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव और जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। तो देखिए अगर हम बात करें कहाँ से जा रहा है, कि दिल्ली से मुंबई जाना है। कहाँ से कहाँ, दिल्ली से मुंबई। तो अगर मान लो मैप अगर हम ऐसे देखें, भारत का कुछ ऐसे इस प्रकार से अगर हम मैप बनाएं, मान लो ये दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद कहाँ आएगा, दिल्ली के बाद फिर कहाँ आएगा, राजस्थान, फिर कहाँ आएगा, गुजरात, फिर कहाँ आएगा, मुंबई। तो दिल्ली से पहले कहाँ आएंगे, राजस्थान, फिर राजस्थान से गुजरात, फिर गुजरात से मुंबई। दिल्ली से राजस्थान, फिर राजस्थान से गुजरात, और गुजरात से मुंबई। तो हमको क्या बताना है, निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेगा। तो पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश दिया गया है, तो मध्य प्रदेश जाएगी नहीं, छत्तीसगढ़ जाएंगे नहीं,
ठीक है, हरियाणा जाएंगे नहीं, तो यानी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? जो मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? तो देखिए, पहली बात तो हम मनाली की बात कर लें। तो मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो ज़्यादा ठंड होती है तो लोग क्या करते हैं, धूप में बैठना इनको अच्छा लगता है। जब ज़्यादा ठंड होगी तो लोग कहाँ आएंगे, धूप में आएंगे, और जब धूप में बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और मनाली में अगर हम बात करें तो चमेली जो है पत्थर या लकड़ी से बने घर में रहती है। कैसे घर में रहती है, पत्थर या लकड़ी से बने। तो अब ऑप्शन पे नज़र डालिए, प्रबल बांस के खंभों से बने घर में, तो ये तो असम से रिलेटेड है। खपरेल के मिट्टी के घर, ये भी नहीं होगा। पत्थर या लकड़ी से बने घर में, बिल्कुल सही, यानी ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, पत्थर या लकड़ी से बने घर में, ना कि बहुमंजिला घर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेहूं से हम विविध प्रकार की खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, और निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? तो बताइए, ऑप्शन को चेक करिए। स्लाइस ब्रेड हम गेहूं से बना सकते हैं, हलवा भी गेहूं से बना सकते हैं, चपाती भी गेहूं से बना सकते हैं। क्या हम उत्पम और डोसा चाउम बना सकते हैं गेहूं से? तो यही नहीं बना सकते हैं। और हमको क्या बताना है, कौन से खाद्य पदार्थ जो गेहूं द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, उत्पम और डोसा, ये गेहूं के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहीर रेशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आहीर रेशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, आहारी रेशे, ठीक है, आहारी रेशों की अगर हम बात करें तो आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। आहार में उपस्थित जो रेशे होते हैं वो तत्व को कहते हैं। ये मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो आहारी रेशे होते हैं ये मुख्यतः किसके द्वारा प्रदान होते हैं? ये पौधों के द्वारा प्रदान होते हैं। और ये स्वयं तो अपाच्य होते हैं, परंतु हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। यानी अगर हमारे भोजन में पाचन नहीं हो रहा है तो उसके छुटकारे के लिए किसका हम यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करेंगे? आहारी रेशों का, ठीक है। तो अब आंसर ऑप्शन पे नज़र डालिए। पहला है हमारे शरीर को पोषण देना। यहाँ पर बोला गया कौन सा सत्य नहीं है आहारी रेशों के बारे में। तो हमारे शरीर को पोषण कहाँ ये देते हैं? क्या ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं? इनको रुक्षांश कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आहारी रेशे होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। और हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी सही है। यानी बी सी डी सही है, लेकिन हमको क्या बताना है कौन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर ए, हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला पाठ, अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। पहला है पूर्वजों से, दूसरा है वहाँ निकास करने वाले बच्चों से, तीसरा है वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या चौथा है पंचायत के सदस्यों से। तो देखिए, अगर हम बात करें तो खेजड़ी गांव की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर ज़िले का एक गांव है। तो यहाँ पर जो खेजड़ी वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का ही नाम क्या रख दिया गया? खेजड़ी रख दिया गया। क्योंकि पेड़ जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो उसी के नाम पर ही इसका गांव का नाम क्या रख दिया गया? खेजड़ी गांव रख दिया गया। इस गांव में 363 बिश्नोई को 1730 ईस्वी में हरे पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। तो अमृता की कहानी किससे संबंधित है? पूर्वजों से, वहाँ निकास करने वाले बच्चों से, वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या पंचायत के सदस्यों से। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वहाँ उगने वाले वृक्षों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश। अब बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे हैं
तो आइए बंगाल की खाड़ी पर नज़र डालते हैं। तो अगर हम मैप को देखें तो हमारा मैप कुछ इस प्रकार से है दक्षिण भारत का। ठीक है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। और हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कौन से 3 प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। तो यही तो होंगे बंगाल की खाड़ी की ओर। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन पे नजर डालिए। केरल, केरल की हमने अभी बात ही भी नहीं की है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसी की तो बात की गई है। गुजरात तो अरब सागर में स्थित है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल, तो केरल तो अरब सागर में है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत है ये 2 अक्टूबर 2014 को होती है। ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। स्वच्छता व सफाई पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है कि लोगों के लिए शौचालय बनाना जिनके पास शौचालय नहीं है। तो हमें क्या देखना है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी की 150वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एनीमिया जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह क्या है? तो एनीमिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, आयोडीन की कमी के कारण घींगा नामक रोग होता है। ठीक है, और जबकि आयरन की बात करें तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया यानी रक्त की कमी नामक रोग होता है। किसके कारण? आयरन की कमी के कारण। तो जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है ऐसी हमें चीज़ें खानी होती है। जैसे मान लीजिए पालक हो गई, इन सब में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो ऐसी सब्जियों को हमने खाना पड़ता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जो एनीमिया है ये आयरन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। अगला, विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विवादास्पद विषयों यानी हटा दीजिए। किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। आप देख लीजिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी क्षेत्र भ्रमण की योजना। और श्याम पट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में, तो श्याम पट्ट को कैसे शिक्षण साधन के रूप में यूज़ कर लेगी प्रभावी? क्योंकि जब बालक को आप अनुभव कराएंगे, जब बालक को वातावरण के साथ जोड़ने का काम करेंगे, तो वो जो ऑप्शन होगा सबसे करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर हमें रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना है तो हमें क्षेत्र भ्रमण की योजना बनानी होगी और बालकों को डाकघर तक ले जाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? तो कौन से तत्व? ऑप्शन डालिए। लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। बिल्कुल, लोक कथाओं के द्वारा बच्चे कल्पना करते हैं, सोचते हैं। ठीक है। दूसरा है, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो लोक कथाएं हैं इनके द्वारा जो बालक है अपने आप को क्या कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। अगला ऑप्शन, लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। चौथा ऑप्शन है, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। और पांचवा ऑप्शन है, लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का भी काम करती हैं। तो ई भी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। तो आप देखिए सी में अगर आप ध्यान दीजिए तो लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देंगी।
लोक कथा के द्वारा बच्चों को क्या नैतिक संदेश प्राप्त होगा, आप बताइए। और लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए, बी और ई होगा। ए, बी, ई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या बताता है? असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कई जो विद्यार्थी हैं उनको हम एक साथ सम्मिलित कर फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, समूह में लेकर सिखा सकते हैं। और शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। तो मूल्यांकन तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। सभी छात्रों को प्रतिस्पर्धा, यानी आप उनके बीच कंपटीशन कराएंगे। अगला, विस्तृत प्रकार से प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित, विस्तृत प्रकार से, ये भी एक निगेटिव सेंस देगा। यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि असमान जो शिक्षार्थी हैं उनको सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है कौन है? वार्षिक और तथा अर्धवार्षिक परीक्षाएं सम्मिलित हैं? तो ये तो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन की। तो अगला ऑप्शन है सामूहिक परियोजना तथा नियत कार्यों का कार्य करना। यानी हम उनको क्या देंगे, सामूहिक परियोजना, साथ में बैठकर उनको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जिसमें वो सब अपनी सहभागीदारी के द्वारा उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी समूह भावना का विकास होगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो उनके अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, क्योंकि सब अपनी अलग अलग कौशल का यूज़ करेंगे। अगला ऑप्शन, छात्र के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, ये तो होगा नहीं। पास अथवा फेल की तो बात ही आप नहीं कर सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक परियोजनाओं तथा नियत कार्यों पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए? ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए, पहला ऑप्शन। दूसरा है पत्थर भारी है और कागज हल्का है, इसकी व्याख्या करें। इसके बाद अनिल से कहें कि यह पता लगाएं कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यानी आप सीधी तरह से बच्चे को मना कर रहे हैं, उसको बता ही नहीं रहे, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जब बड़ी कक्षा में आप पहुँचोगे तब हम आपको समझाएंगे। तो आपने तो बच्चे को मना कर दिया, तो बच्चे की जिज्ञासा को कैसे आप शांत करोगे सिर्फ ये बोलकर कि बेटा बड़ी कक्षा में पढ़ना? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला, अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। और इसके ऊपर पत्थर भारी और कागज हल्का, इसकी व्याख्या करें। देखिए डी क्यों गलत होगा, क्योंकि बच्चे ने तो ये खुद ही अनुभव किया है ना कि पत्थर डूब जाता है जबकि कागज तैरता है। लेकिन बच्चा ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो पत्थर है वो डूब जाता है और कागज है जो वो तैरता है। तो उसको इसका उत्तर चाहिए, यानी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। तो उसकी जिज्ञासा कैसे शांत होगी? उसकी जिज्ञासा तभी शांत होगी जब ठोस की अवधारणा के बारे में उसको समझाएंगे कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो क्या कारण होता है कि कई ठोस वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कई ठोस वस्तुएं जो पानी में तैरती रहती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब बच्चे को आप समझाएंगे तब बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा। अगला ऑप्शन, जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों
को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। कहती है कि आप अपने पड़ोस पे जाइए और वहाँ पर क्या कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, उसकी योजना बनाती है। तो शिक्षिका क्या प्रयास करना चाहती है, मतलब अपने पड़ोस के घर में जाकर सैंपल इकट्ठा करो इस जल के बारे में, तो वो क्या ये सब करके क्या बताना चाहती है, मतलब शिक्षिका क्या प्रयास करना चाहती है। पहला ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरण कारकों के साथ एकीकृत करने की, या सी है छात्रों की सहायता करने की जिससे कि वे पड़ोस की जल संबंध समस्या के बारे में सीखें, और चौथा ऑप्शन है अध्याय को पढ़ाने के लिए अपने स्वयं के बोझ को कम करने का। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी पे आप नजर डालिए, सामाजिक पहलुओं और पर्यावरण कारकों को एकीकृत यानी एक साथ जोड़ने का काम करेगी, तभी तो बच्चे को समझ में आएगा इसके बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। ध्यान देना, लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है, जबकि उसने उसको अभी पाया नहीं है, लेकिन उसने पहले से ही बता दिया आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारा का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है, जबकि तानी को ने कभी नहीं आलू बुखारा के बारे में जाना है। तो देखिए, बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, यहाँ पर इंद्रियगत अनुभव की बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने सुनते ही उसका आंसर दे दिया है, तो यहाँ पर तो उसने अनुभव किया ही नहीं। दूसरा, बच्चे संदर्भ में सीखते हैं, बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, ये भी नहीं होगा, बच्चे अनुमान तो लगाते ही नहीं हैं। बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं, और बी बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, यानी बच्चों को आप कॉन्टेक्स्ट बताइए, यानी कहानी कविताएं सुनाइए, बच्चे उनके द्वारा सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला, ईवीएस में कर के सीखने के प्रत्यय का क्या अर्थ है। ईवीएस में कर के सीखने के प्रत्यय का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री का साधनों का, तो आप देखिए कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री साधनों का उपयोग करेंगे, तो ऐसे तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करेंगे, इतने प्रश्न शामिल करेंगे कि बच्चा समझ भी नहीं पाएगा कि हमें क्या बताना है, क्या सुनना है। अगला, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा इस पर व्याख्यान का यूज करेंगे, तो व्याख्यान मेथड से बच्चा समझ पाएगा नहीं। भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना, यानी इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क। जब बच्चे को रोल प्ले के द्वारा और प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा समझाया जाएगा तो उसको करके सीखने में सबसे अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 24, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों के कितने पैर हैं। समझिए क्वेश्चन, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों के कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के संबंध में उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब क्या उद्देश्य है जो वो ऐसे पूछ रही है मनोरमा एक शिक्षिका होने के नाते। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर के अंगों से अवगत कराना चाहती है, इसलिए पूछ रही है। दूसरा है विद्यार्थियों में जंतु जगत के विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित कर रही है, यानी वो डाइवर्सिटी को बताना चाहती है कि जितने भी जानवर हैं सब अपने आप में भिन्न होते हैं, किसी के 4 पैर होते हैं तो किसी के 8 पैर होते हैं, यानी जितने भी जानवर हैं, या किसी के 2 पैर तो मान लीजिए नहीं होते हैं, तो मतलब सब आपस में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सब में भी क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगला ऑप्शन विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना और विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज करने का अवसर प्रदान करना।
तो देखिए जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नताओं के प्रति सराहना विकसित कर रही, यानी जितनी भी जंतु वगैरह होते हैं इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है उनके बारे में बताने का काम कर रही है। अगला ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। कौन सा हुआ, 23 हो गया। ट्वेंटी थ्री हो गया है, तो बी तो हो गया इसका। और विद्यार्थियों को स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, ये भी सही है। और अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। यानी बी सी डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। बी सी डी कहाँ पर है, बी सी डी ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। पहला, सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा। और आगे बढ़िए, प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता और उसे दंड देंगे। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, तो शिक्षक यहाँ पर क्या करेगा, सैम से बात करके उसे कीड़ों को कुचलने से क्या करेगा, मना करेगा कि बेटा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो उनका स्वाभाविक कार्य ही होता है कि वो अगर काटना कार्य है तो वो काटेंगे ही। जैसे मच्छर हैं तो मच्छर को आप कितना भी करिए वो तो आपको काटेंगे ही ना। तो इस प्रकार से बच्चों को क्या करेंगे, समझाएंगे, ना कि सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो काटा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया हो, या जीवों को मारना। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में कौन वांछनीय विधि है। समस्या समाधान विधि में सबसे वांछनीय विधि कौन सी है बताइए। ऑप्शन चेक करिए। बच्चों को पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी है चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, ऑप्शन सी है छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। तो देखिए, जहाँ पर छात्र स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, खोज करेगा, जहाँ पर छात्र को करने का अवसर मिलेगा, वो ऑप्शन सबसे क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या क्या है। जो पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या है वो निर्देशित नहीं है, वो कैसी है, सुझावात्मक है, यानी सुझाव देती है। वो घोषणा नहीं करती है किसी भी बात का, वो अन्वेषण करती है, यानी खोज करती है। यानी बी एंड डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एंड डी यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ में निम्नलिखित क्रम में विस्तार करती है। अब देखिए, क्या आप बच्चे को सबसे पहले देश के बारे में बता देंगे क्या? पहले बच्चा तो स्वयं से सीखेगा ना, कुछ चीज़ें बालक को स्वयं से सीखने को मिलेंगी। फिर जब वो माता पिता के जाएगा तो उनके द्वारा उसको सीखने को मिलेगा। इसके बाद जब अपने मोहल्ले वगैरह में जाएगा, गली मोहल्ले में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को सीखेगा। इसके बाद शहर के बारे में जानेगा कि हर राज्य का अलग अलग अपनी संस्कृति होती है, या हर राज्य में जो होते हैं वो अलग अलग
रहने या रहन सहन के अलग रवैये होते हैं, और बाद में देशों के बारे में वो अंतर करना सीख पाएगा। तो सबसे पहले वो स्वयं जागरूक होगा, इसके बाद माता पिता के द्वारा, फिर मोहल्ला के द्वारा, फिर शहर के द्वारा, और फिर देश के द्वारा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा में छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय, कौन सी थीम? परिवार थीम, एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। क्या उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है? बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर कराने के लिए ले जाएं, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें, या परिवार में लड़कों और लड़कियों की संख्या की गिनती करें, ये तो होगा ही नहीं। उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। हम बात किसकी कर रहे हैं? परिवार थीम की बात कर रहे हैं, परिवार की बात हो रही है ना। तो अब बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर में ले जाएं। और बी ऑप्शन देखिए, बच्चों में से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में लिखें, यही तो परिवार से रिलेटेड है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, कक्षा तीसरी की अध्यापिका अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे? पहला, बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करना चाहिए। अगला, अपने बच्चों को अपने माता पिता के निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हम जब चर्चा करेंगे तो हम उनकी आदतों में सुधार करने के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्तियों के प्रयासों की क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए, कि बच्चों को उनको बताना चाहिए कि कैसे वो लोग खाना बनाते हैं और उनकी क्या करनी चाहिए? सराहना। और क्या कहेंगे? बच्चों को यह बताना चाहिए कि बहुत से सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, यानी भोजन से वंचित रह जाते हैं, और आप लोग ऐसे भोजन को फेंक देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको भोजन, एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है, तो ऐसी भी जानकारी दें। शिक्षकों चाहिए कि बच्चों को किसानों की प्रशंसा करते हुए बताएं कि जो किसान हैं वो कितनी मेहनत के द्वारा, कितनी कठिनाई के द्वारा इस भोजन को उगाते हैं। तो इन सब के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जबकि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यानी ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।